नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की इस कक्षा में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अभ्यास 6 का नियमों वाला भाग अर्थात लेसन 12। पर इस अभ्यास को पढ़ने के पूर्व आइए हम सिंहावलोकन करके यह जाने कि अभी तक के 5 अभ्यासों में मतलब 11 लेसन्स में हमने क्या-क्या पढ़ा। हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ताओं को जानने के साथ ही मतलब अस्मत्, युष्मत् और तत् या अन्य सारे कर्ताओं को जानने के साथ ही हमने भ्वादि गण के लट लकार के धातु रूप याद किए। साथ ही अन्य गणों की महत्वपूर्ण 2 धातुएं अस और कृ उनके भी धातु रूपों को हमने जाना। हमने एक महत्वपूर्ण नियम जाना, अपदम न प्रयुंजित अर्थात सुप प्रत्यय या तिंग प्रत्यय लगाए बिना हम किसी भी शब्द के मूल रूप का वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। हमने संस्कृत की वर्णमाला जानी। हमने एक नियम जाना कि अज्जीनम परेण संयोज्यम अर्थात स्वर रहित व्यंजन को आगे आने वाले स्वर में जोड़ दिया जाता है, पर वह संधि नहीं है। इसी तरह हमने 7 विभक्तियां, एक संबोधन जो प्रथमा विभक्ति ही है उसको जाना। हमने 6 कारकों को जाना, उन कारकों के चिन्हों को जाना। हमने ये भी जाना कि संबंध को संस्कृत में कारक नहीं मानते क्योंकि उसमें क्रियाजनकत्व नहीं होता। हमने एक अव्यय महत्वपूर्ण पढ़ा च और उसके बारे में यह जाना कि यह संबंधित शब्दों के मध्य में नहीं पश्चात लगता है। इसके अतिरिक्त हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को पुल्लिंग में जाना इस पुस्तक के माध्यम से, और उसके अतिरिक्त अलग से हमने स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग संख्याओं का भी अभ्यास किया। हमने तत्, एतत् और किम सर्वनामों के कर्ताओं के प्रयोग किए। भवत शब्द के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष का नहीं, यह भी हमने जाना। साथ ही पिछले पाठ में हमने रसाभ्याम नोणः समान पदे और कट अटकुपवांग नुम व्यवायेपि इन 2 सूत्रों के माध्यम से यह जाना कि र और श के बाद एक ही पद में आने वाले न को कब ण हो जाता है और कब ण नहीं होता। साथ ही हमने पिछले पाठ में राम के शब्द रूप याद किए या नहीं किए, पर राम के शब्द रूप याद करने का निर्देश हमने जाना। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और लट लकार यहाँ पर समाप्त होता है। अब लोट लकार इस पाठ से प्रारंभ होने जा रहा है। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि यदि आपने ये इतने सारे नियमों की जो हमने यहाँ पर चर्चा की, उन नियमों का अगर व्यवस्थित अभ्यास नहीं किया है, उन नियमों को नहीं जाना है, पाठ में दिए गए नियमों को, शब्दकोश के शब्दों को, धातु रूपों को और शब्द रूपों को यदि आपने नहीं किया है, तो आगे अनुवाद करना आपके लिए सरल नहीं होगा। इसलिए आप पीछे जाकर अभ्यास 1 से लेकर अभ्यास 5 तक या लेसन 1 से लेकर लेसन 11 तक के सारे पाठों को एक बार फिर से व्यवस्थित देख लीजिए और उनमें बताई गई बातों को याद कर लीजिए, और फिर इस अभ्यास 6 को यदि आप देखेंगे तो आगे के अनुवाद करना आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे। क्योंकि अब पिछली बातें यदि हमने याद नहीं की है तो अब तो प्रत्येक पाठ में हमको एक एक शब्द रूप या धातु रूप याद करते चलना है। तो अब उन बातों को याद करने का समय हमें नहीं मिलेगा। मैं यहाँ ऊपर आई बटन पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में भी इन सारे पाठों की मतलब प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की प्लेलिस्ट डाल रही हूँ। आप वहां पर जाकर इन सारे वीडियोस को फिर से देख सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल पर जाकर भी इन प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के वीडियोस के अलावा इन विषयों से संबंधित जो अन्य वीडियो हैं उनको भी देख सकते हैं। तो ये हमारे सामने अभ्यास 6 का नियमों वाला भाग है, जिसके अंतर्गत हम नियम 11 और 12 को पढ़ेंगे। साथ ही 20 शब्दों की वृद्धि होने से हमारे शब्दकोश में
शब्द संख्या हो गई है 120। क खंड के अंतर्गत देखिए यहाँ पर धनम, फलम, पत्रम, वनम, नगरम, अध्ययनम और कार्यम जैसे 7 नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। ख खंड के अंतर्गत जो धातुएं हैं वो हैं तुद माने दुख देना, इश माने चाहना, स्पृश माने छूना, लिख माने लिखना, प्रच्छ माने पूछना और विश माने प्रविष्ट होना या प्रवेश करना। इसी तरह ग खंड के अंतर्गत जो अव्यय शब्द हैं वो अव्यय शब्द हैं अभितः माने दोनों ओर, उभयतः माने भी दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सब ओर, प्रति माने ओर केवल ओर माने घर की ओर, ग्रहम प्रति, धिक माने धिक्कार है और विना मतलब बिना। इस तरह से ये 7 अव्यय शब्द हैं और अव्यय शब्दों के रूप नहीं चलते, मैंने पहले भी बताया ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा। सूचना दे रहे हैं कि धन से लेके कार्य तक के जितने भी शब्द हैं वो नपुंसकलिंग है इसलिए ग्रह के समान चलेंगे और तुद से लेकर विश तक की सारी धातुएं भवतिवत माने भवादिगण की हैं इसलिए भवति भवता भवत भवंति की तरह चलेंगे। अब हमारा यह जो पाठ है इस पाठ के मुख्य बिंदु जो है वो लोट लकार और द्वितीया विभक्ति है। साथ ही यहाँ पर गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण करने की बात कही है, मतलब हमको गृह शब्द के शब्द रूप याद करना है। देखो शब्द संख्या 26 आपकी पुस्तक में 26 नंबर की शब्द संख्या पर गृह शब्द के रूप हैं। यदि आपने राम के रूप अच्छे से याद किए हैं तो गृह के रूप आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि केवल प्रथमा और द्वितीया नपुंसक लिंग में अकारांत शब्दों में थोड़े अंतर से इनके रूप होते हैं। गृहम गृहे गृहाणि, ग्रहम गृहे गृहाणि, बाकी अकारांत पुल्लिंग राम की तरह ही चलेंगे। तो दोनों लाइनें भी आपको याद नहीं करनी है क्योंकि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी ही होती है। आपको केवल 3 शब्द याद करने हैं, गृहम, गृहे, गृहाणि, और बाकी राम के समान रामेण, रामाभ्याम, रामैः, तृतीया से गृहेण, गृहाभ्याम, गृहैः, गृहाय, गृहाभ्यां, गृहेभ्यः, गृहात्, गृहाभ्यां, गृहेभ्यः, गृहस्य, गृहयोः, गृहाणां, गृहे, गृहयोः, गृहेषु। इस तरह से रूप चलेंगे। शब्द रूपों में लगने वाले सुप प्रत्ययों अर्थात विभक्तियों के विषय में जानकारी देने के लिए, साथ ही शब्द रूपों को बड़ी आसानी से याद करने की ट्रिक्स जानने के लिए मैं यहाँ ऊपर आई बटन पर 2 वीडियोस की लिंक लगा रही हूँ। आप ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस को अवश्य देखिएगा। नियम 10 जो आपने पिछले पाठ में पढ़ा था वो यहाँ गृह, पुष्प, पत्र, नगर और कार्य, ये जो 4-5 शब्द हैं इनमें लगेगा, क्योंकि इनमें र और श आ रहा है और हमने पढ़ा कि र और श के बाद आने वाले न को कुछ प्रसंगों में न हो जाता, वो नियम यहाँ लगेगा। इसलिए एन आनी की जगह पर आणी हो जाएगा, एन के स्थान पर एण हो जाएगा और आनाम के स्थान पर आणाम हो जाएगा। मतलब गृहाणि, गृहेण, गृहाणाम, पुष्पाणि, पुष्पेण, पुष्पाणाम, पत्राणि, पत्रेण, पत्राणाम, इस तरह रूप बनेंगे। और जिन शब्दों में र श नहीं होगा वहां पर आनी, एन और आनाम ऐसा ही रहेगा। फलानि, फलेन, फलाना। अब कह रहे हैं तुद आदि के रूप भी भू के तुल्य ही चलावें। जैसे भवति भवता चलाया है वैसे ही तुदति तुदतः, इच्छति इच्छत इत्यादि रूप चलेंगे। और यहाँ पर 2 धातुओं के विषय में विशेष रूप से बताया कि इश इच्छा करने की जो धातु है उसको इच्छ आदेश हो जाता है, और प्रच्छ माने पूछना इस धातु को पृच्छ आदेश हो जाता है। तो इनके रूप चलेंगे भवति भवतः, भवन्ति की तरह ही, इच्छति इच्छतः, इच्छन्ति, और पृच्छति पृच्छतः, पृच्छन्ति। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रूप कैसे चलेंगे, जैसे तुदति, इच्छति, स्पृशति, लिखति, पृच्छति और विशति। ये तो हुई लट लकार की बात, पर इस पाठ का मुख्य बिंदु है लोट लकार। तो आइए हम
यहाँ पर लोट लकार के धातु रूपों को देखते हैं। तो लोट लकार के धातु रूप देखने के पहले हम ये जान लें कि लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। माने जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो वहां ये रूप लगेंगे। हम वो आज्ञा सामने वाले को त्वम युवाम यूयम उनको भी दे सकते हैं, और थर्ड पर्सन को माने अन्य पुरुष को, प्रथम पुरुष को भी हम आज्ञा देते, वह पढ़े, वह लिखे, राम जाए, ऐसे प्रसंगों में भी लोट लकार होता है। कभी कभी हम स्वयं को आज्ञा देते हैं कि अब मैं चलूं, अब मैं पढ़ूं, अब हम सब घर चलें। इस तरह के जब स्वयं को स्वयं की आज्ञा होगी वहां पर भी लोट लकार का प्रयोग होगा। और उसके रूप देखिए कैसे हैं, वो यहाँ आपके सामने लिखे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए दो दो बार। भवतु भवताम भवन्तु, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भव भवतम भवत, भवानि भवाव भवाम, भवानि भवाव भवाम। अब इसके यहाँ संक्षिप्त रूप दिए हुए हैं। अतु अताम अंतु, अ अतम अत, आनि आव आम। अब ये संक्षिप्त रूप लगाकर हम भ्वादिगण की सभी धातुओं को चला सकते हैं। भ्वादिगण के संक्षिप्त रूप है। तो अगर पठ में लगाया तो बनेगा पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु। गम में लगाया तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। अनुवाद कैसे करेंगे? वह पढ़े, राम पढ़े, रामः पठतु, राम जाए, रामः गच्छतु, बालक विद्यालय जाएं, बालकाः विद्यालयं गच्छन्तु, तुम पढ़ो, त्वं पठ, तुम लिखो, त्वं लिख, तुम सब लिखो, यूयं लिखत, मैं पढ़ूं, अहम पठानि, मैं श्लोक पढ़ूं, अहम श्लोकम पठानि, हम दोनों पढ़ें, आवाम पठाव, हम सब पढ़ें, वयम पठाम। इस तरह से लोट लकार की इन क्रियाओं का प्रयोग या इन धातु रूपों का प्रयोग हम अनुवाद में करेंगे। अब वो कह रहे हैं संक्षिप्त रूप लगाकर गम पठ तुद आदि के भी आप लोग रूप बनाइए, जैसे पठतु, गच्छतु, वदतु, तुदतु और इच्छतु, लिखतु, पृच्छतु आदि। तो ये लोट लकार के आपको रूप बनाने। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, वदतु वदताम वदन्तु, तुदतु तुदताम तुदन्तु, इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु, लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखाव लिखाम, या पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु आदि आपको ये रूप चलाने हैं इस तरह से लोट लकार में, और फिर उनका प्रयोग करके अनुवाद करने। अब यहाँ पर दो नियम है मुख्य रूप से जो इस पाठ के अंतर्गत है। तो पहला नियम द्वितीय विभक्ति का है। वो कह रहे हैं, मतलब नियम नंबर 11 हमें बता रहा है कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, सः पुस्तकं पठति, सः प्रश्नं पृच्छति। राम विद्यालय जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह प्रश्न पूछता है। हालांकि हम पिछले पाठों में भी द्वितीया का प्रयोग कहीं कहीं कर चुके हैं। तो कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है। तो कर्म क्या होता है, उसके लिए एक सूत्र है कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्ता का जो सबसे अभीष्ट होता है, माने अपनी क्रिया के द्वारा वह जिसको प्राप्त करना चाहता है, उसको कर्म कहते हैं। और उस कर्म में द्वितीया होती है। जैसे जाने की क्रिया का अभीष्ट क्या है, घर है, तो गृह कर्म हुआ, है ना। या यहाँ पर रामः विद्यालयम गच्छति, जाने की क्रिया का कर्म क्या है, विद्यालय है। पढ़ने की क्रिया का अभीष्ट क्या है, पुस्तक है। तो यहाँ पर पुस्तक की कर्म संज्ञा होगी। और एक सामान्य सा नियम है कि जहाँ को लगा होगा तो वो कर्म होगा। तो यहाँ पर भले ही को लगा नहीं है पर को अंडरस्टूड है। जैसे राम विद्यालय जाता है मतलब विद्यालय को जाता है, पुस्तक पढ़ता है मतलब पुस्तक को पढ़ता है, प्रश्न पूछता है मतलब प्रश्न को पूछता है। तो एक सामान्य नियम, हालांकि और अपवाद के बहुत सारे नियम आगे आएंगे, पर ये सामान्य नियम जान लें कि को चिन्ह लगा हो तो उसकी कर्म संज्ञा होती है प्रायः, और वहां द्वितीय विभक्ति लगती है। फिर द्वितीया के कुछ और विशिष्ट नियम बताए कि
अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक और विना, इन शब्दों के योग में, इन पदों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। ऐसा अलग से क्यों बताया? क्योंकि ये उपपद विभक्ति है, माने ये विशिष्ट पद आने पर विभक्ति बदल जाती है, इन पदों के कारण विभक्ति द्वितीया हो जाती है। हिंदी में हम लिखते हैं घर के चारों ओर, घर की ओर, तो ये काके की लगा के हमें संबंध का भ्रम हो सकता है, पर ये विशिष्ट पद हैं, इन पदों के योग में चिन्ह कोई सा भी लगा हो, हमको द्वितीया ही लगानी है। ग्रामम अभितः, ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों ओर, ग्रामम प्रति माने ग्राम की ओर, दुर्जनम धिक माने दुर्जन को धिक्कार है, यहाँ तो को लगा ही हुआ है, तो धिक के योग में भी द्वितीया लगती है। और विना, ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, विना माने बिना, इस विना के योग में हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं कि द्वितीया लगती है, रामम विना, राम के बिना, है ना। हालांकि ये विना एक ऐसा शब्द है जिसमें द्वितीया भी लगती है, तृतीया भी लगती है और पंचमी भी लगती है, उसके लिए भी सूत्र है, पृथक विना नाना भिस्तृतीया अन्यतरस्याम, पर अभी हम यहाँ द्वितीया पढ़ रहे हैं तो रामम बिना लिखेंगे। इसी तरह अभितः, परितः, समया, निकषाः, प्रतियोग्यपि, ऐसे सूत्र हैं, उन सूत्रों के अनुसार ये सारे नियम बने हुए। तो इस तरह से हमारा ये नियम 11 और 12 संपन्न हुआ, और अब हम चलते हैं इस अभ्यास के दूसरे वाले भाग पर, अर्थात क्रियात्मक भाग पर। तो अभी हमारे सामने अभ्यास 6 का क्रियात्मक वाला भाग है, तो आइए हम उदाहरण के वाक्य देखते हैं। लोट लकार, आज्ञा, वह पुस्तक पढ़े, सह पुस्तकम पठतु, तू खाना खा, त्वम भोजनम खाद, मैं गांव जाऊं, अहम ग्रामम गच्छामि। देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों के लोट लकार के अनुवाद हुए। अब अभी जो उपपद विभक्तियां थी उन पर उदाहरण है। गांव के दोनों ओर जल है, तो अभितः उभयतः दोनों का अर्थ है दोनों ओर, तो ग्रामम, ग्राम में लगी द्वितीया, ग्रामम अभितः जलम अस्ति अथवा ग्रामम उभयतः जलम अस्ति, दोनों प्रयोग हम कर सकते हैं। विद्यालय के चारों ओर फूल है, सब और फूल है, तो विद्यालयम परितः, देखिए परितः के योग में विद्यालय में लगी द्वितीया, विद्यालयम परितः सर्वतः वा मतलब अथवा सर्वतः, तो विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति, हम ऐसा प्रयोग भी कर सकते हैं, और विद्यालयम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति माने विद्यालय के सभी ओर पुष्प हैं। वह विद्यालय की ओर जावे, तो सह विद्यालयम प्रति गच्छतु, सह विद्यालयम प्रति गच्छतु, विद्यालय की ओर माने विद्यालय जाए, तो भी हम लिखेंगे विद्यालयम गच्छतु, विद्यालय को जाए, पर विद्यालय की ओर, यहाँ पर देखिए की चिन्ह जो है वो थोड़ी शंका उत्पन्न करता है कि यहाँ षष्ठी तो नहीं लगाना है, पर नहीं, क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये प्रति नाम का जो पद यहाँ आ गया है वो कहता है कि प्रति के योग में हमें द्वितीया ही लगानी है। अब फिर आया सह पृच्छतु, वह पूछे, है ना, फिर से लोट लकार के प्रयोग है। सह पृच्छतु, वह पूछे, त्वम लिख, तुम लिखो, अहम पुष्पम धनम च इच्छामि, मैं पुष्प और धन इच्छामि चाहता हूं, सत्यम वद, सच बोलो। तो लोट का प्रयोग भी है, कहीं कहीं सामान्य लट लकार का भी प्रयोग है। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इच्छामि ये लट लकार है, संति ये भी लट लकार है, अस्ति ये भी लट लकार है। इसका मतलब हुआ कि इस वाले पाठ में लोट लकार का प्रयोग तो करना ही है, साथ में आपको लट लकार के भी अनुवाद पूछे जाएंगे, और आगे आने वाले पाठों में उस पाठ के लकार के साथ आपको लोट लकार भी पूछा जाएगा। अब ये संस्कृत बनाने का काम आपका गृह कार्य है, ये आपको करना है। तो देखिए, कुछ वाक्यों को हम बनाते हैं और थोड़े से निर्देश देते हैं क्या क्या आप कर सकते हैं। देखिए,
वह पुस्तक पढ़े, वह गांव जावे, वह फल खावे, वह पत्ते को छुए, वह फूल चाहे, वह पत्र लिखे। यहाँ क खंड के अंतर्गत आप अगर ध्यान से देखें तो सारे के सारे वाक्य प्रथम पुरुष के ही हैं और वह करता है सह, है ना। अब आपको इसके अनुवाद करने, स पठतु, गच्छतु, शृणोतु, खादतु, इच्छतु, लिखतु, इस तरह के वाक्य आपको बनाने। अब ये जो खंड है इसमें आप देखिए कि सारे वाक्य युष्मत शब्द का करता है त्वम, एक वचन। तू चाह, तू आ, तू सब में तू लगाए, देखिए यहां तक। तू घर में प्रविष्ट हो, तू ज्ञान और धन चाह, तू यहाँ आ, तू वहां जा, तू सत्य बोल। तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी पठ, पठ पठतम पठत, गच्छ गच्छतम गच्छत, खाद खादतम खादत, पच पचतम पचत। अभी यहाँ पर हमको एक वचन में प्रयोग करना है, फिर आगे प्रश्न आएगा कि इन वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। तब हमें त्वम की जगह यूयम और पठ, पठत, पठ की जगह पर पठत ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा। अब यदि हम ग खंड को देखें तो ग खंड में देखिए अस्मत् शब्द है, माने उत्तम पुरुष के सारे अनुवाद हैं ग खंड में। मैं प्रश्न पूछूं, मैं विद्या पढ़ूं, मैं पत्र लिखूं, मैं पुस्तक चाहूं, मैं फूल छूं। तो मैं के साथ नी लगेगा, पठा नी, गच्छा नी, वदा नी, पचा नी, स्पृशा नी। और एक बीच बीच में एक कर्म है, उसमें हमको द्वितीय लगानी है। तो इस तरह से आपको ग खंड के ये वाक्य बनाने हैं। क ख ग तीनों खंडों में सारे वाक्य लोट लकार एक वचन के हैं, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक वचन के वाक्य हैं और आपको ये करना। अब ये जो घ खंड है, इस घ खंड के अंतर्गत जो दूसरे नियम बताए द्वितीय विभक्ति के, जो उपपद विभक्तियों के नियम बताए, अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, हा, धिक और विना, ये इतने पद ऐसे हैं कि इन पदों के योग में, माने ये पद अगर प्रयुक्त हो रहे हैं तो जिस शब्द के साथ प्रयुक्त हो रहे हैं उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। नगर के दोनों ओर जल है, ये दोनों ओर मतलब उभयतः या अभितः, गांव के चारों ओर, तो चारों ओर माने परितः या सर्वतः। तो यहाँ पर ये जो इससे संबंधित शब्द है ग्राम, तो ग्राम में लगेगी द्वितीया, यद्यपि यहाँ के दिख रहा है पर षष्ठी नहीं लगेगी। नगर के दोनों ओर, तो नगर के यहाँ के लगा है फिर भी द्वितीया लगेगी, क्यों? क्योंकि उसका संबंध यहाँ दोनों ओर उभयतः शब्द से है। तो उभयतः, परितः, सर्वतः, इन सब के योग में प्रति, धिक, हा, विना, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यह इस पाठ का एक मुख्य बिंदु है। तो घर की ओर तो गृहम प्रति, घर की ओर जाओ। दुर्जन को धिक्कार है तो दुर्जन में द्वितीय लगेगी। विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता, पर ये विना शब्द है इसलिए यहाँ षष्ठी नहीं लगेगी। विद्याम विना, इस तरह से आपको अनुवाद करने हैं। यहाँ देखिए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। तो त्वम असत्यम न वदतु, वदतु नहीं होगा, वद होगा। प्रविशंतु, त्वम प्रविशंतु, ये कर्ता क्रिया का संयोजन सही नहीं है, त्वम प्रविश होगा। और दुर्जनस्य धिक नहीं होगा, क्योंकि धिक के योग में द्वितीय लगती है तो ये स्य नहीं लगेगा, यहाँ पर द्वितीय लगेगी और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा दुर्जनम धिक। अब देखिए ये चौथे प्रश्न में कह रहे हैं कि दो के क ख ग को बहुवचन में बदलो। अभी हमने जो अभ्यास 2 किया था, जिसके अंतर्गत मैंने दूसरा जो प्रश्न था उसमें अभी हमने देखा कि क ख और ग में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन के वाक्य हैं, उनको अब हमें बहुवचन में बदल के वाक्य बनाना है। और ये भी आपका गृह कार्य है। जैसे वह पुस्तक पढ़े तो हमें करना है वे सब पुस्तक पढ़ें। ख के अंतर्गत तू यहाँ आ, तो हमें बहुवचन में करना है तुम सब यहाँ आओ। मैं प्रश्न पूछूं तो इसको हमें बहुवचन में बदलना है हम सब प्रश्न पूछें। और इस तरह से क, ख और ग, इन तीनों खंडों के हमको बहुवचन बनाने हैं। फिर आपको पूरे रूप लिखना है। गृह के शब्द रूप आपने याद कर लिए, तो गृह, फल, ज्ञान, पुस्तक, पुष्प, घन और वन,
इन सब के आपको उसी तरह से शब्द रूप बनाने हैं और बनाकर कॉपी में लिखने हैं। इसी तरह लोट लकार का भवतु भवताम भवंतु शब्द रूप याद करने के बाद आपको भू पठ लिख गम स्था पा दृश्य वत इश प्रच्छ इत्यादि के रूप बनाने हैं और रूप बनाकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। आप रचनानुवाद कौमुदी के पीछे परिशिष्ट में जाएंगे तो वहां पर भी इनमें से बहुत धातुओं के बने हुए रूप आपको मिल जाएंगे। पर इस विधि को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया है, जो हमने पहले जानी कि अतु अताम अंतु पठतु पठताम पठंतु लिखतु लिखताम लिखंतु गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, तो आप बड़ी आसानी से शब्द रूप और धातु रूप दोनों ही बना सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ कह रहे हैं कि अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रतिधिक बिना पठतु पठ वद तिष्ठ इच्छानि लिखानि और पृच्छानि, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, इन पदों का प्रयोग करते हुए आपको नए वाक्य बनाना है। तो ये भी आप इतना सब कुछ अगर अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा तो आप इसको भी कर ही लेंगे। अब यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। अभितः जलम उभयतः वनम परितः पुष्पाणि डैश धिक त्वम डैश पठ, माने द्वितीय विभक्ति लगा कर यहाँ पर कोई ना कोई कर्म हमको रिक्त स्थान में भरना है। एक जैसे बता रही हूँ, अभितः जलम तो विद्यालयम अभितः जलम, विद्यालय के दोनों ओर जल है, या नगरम अभितः, है ना। इस तरह आपको एक कर्म यहाँ पर लगाना है। आशा है कि इस पाठ में पढ़ाई हुई सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, और यदि आ गई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स देकर थोड़ा सा उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत जल्दी हम मिलते हैं इसके उत्तरों वाले भाग के साथ, ताकि आप अपने किए हुए अभ्यास कार्य का मूल्यांकन कर सके, उसकी जांच कर सके। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।